इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न के बारे में। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपकी सारी क्वेरी रिलेटिंग टू जीएसटीआर 9 सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल ईयर 2021 को बेस लिया है, जिसका ड्यू डेट 31 दिसंबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। एप्लीकेबिलिटी, जीएसटीआर 9 किन पे एप्लीकेबल है, क्या प्री रिक्विजिट है जीएसटीआर 9 फाइल करने का, मतलब हमें क्या बातों का ध्यान रखना है, एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, लेट फीस क्या लग सकता है, अगर मैं लेट फाइलिंग करती हूँ तो लेट फीस क्या लग सकता है, जीएसटीआर 9 का ओवरव्यू हम देखेंगे, एक्सेप्शन क्या है फाइलिंग जीएसटीआर 9 में, अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हो तो कौन कौन जन है जिनको ये फाइल नहीं करना है, अटेंशन टैक्स पेयर, कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है जीएसटीआर 9 फाइल करने से पहले। जीएसटीआर 9 का बाइफरकेशन क्या है, क्या क्या टेबल्स है, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जीएसटीआर 9 के टेबल को हम सिंप्लीफाई करेंगे। जीएसटीआर 9 का आउटवर्ड सप्लाई और टैक्सेस को डिटेल में हम केस स्टडी के थ्रू पढ़ने वाले हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा कैसे फिल इन होता है, कहाँ कहाँ ऑटो पॉपुलेट होता है और कैसे फ्लो करता है, उस बारे में हम जानेंगे और केस स्टडीज के थ्रू डिटेल में हम पढ़ने वाले। और ऑप्शनल टेबल, कुछ कुछ टेबल्स ऑप्शनल है जो आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है एप्लीकेबिलिटी। जीएसटीआर 9 किन पे एप्लीकेबल है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपके लिए ऑप्शनल है, अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो मैंडेटरी है। आप बोल सकते हो कि मैम मेरा टर्नओवर 2 करोड़ तक है, क्या मैं जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करूं? हाँ, नहीं फाइल करिए। लेकिन अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करते हैं तो जो भी डेटा ऑटो पॉपुलेट करता है सिस्टम, वही आपका रियल डेटा मान लिया जाता है, उसके बेसिस पे ही आपको नोटिसेस इशू हो सकती है। तो बेसिकली अगर कोई भी गलती है आपके रिटर्न में तो आपको एक लास्ट मौका मिल रहा है, जीएसटीआर 9 के थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम भी है फिर भी आप जीएसटीआर 9 फाइल करें अगर आपके रिटर्न में कोई भी गलती है। दूसरी बात, प्री रिक्रूजिट, क्या क्या प्री रिक्रूजिट है, मैं जीएसटीआर 9 फाइल कर रही हूँ उससे पहले मुझे किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं। सबसे पहले रिटर्न सारी फाइल हो जानी चाहिए, आपकी जीएसटीआर 1, 3B, ये सारे रिटर्न जो है वो फाइल हो जाने चाहिए। दूसरा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। आपको कंपेयर करना होगा जीएसटीआर 1 में आपने क्या डाटा डाला और 3B में क्या डाटा डाला, उसमें क्या आपका मिसमैच है, क्योंकि हो सकता है जीएसटीआर 1 में आपने प्रॉपर्टी फाइल किया हो लेकिन जीएसटीआर 3B में आपने टैक्स ना दिया हो, तो ये आपको देखना होगा। दूसरी चीज, आपको कंपेयर करना है बुक्स के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली जो बुक्स का बेसिस होगा उस बेसिस पे ही हम लोग जीएसटीआर 9 फाइल करने वाले। कंपेयर करेंगे जीएसटीआर 1 बुक्स के साथ, रिकंसाइल करेंगे आईटीसी एज पर बुक्स एंड एज पर 2A। तो ये कब तक करना चाहिए, जो रिकंसिलेशन है आईटीसी का, अगर मैं बोलूं आपको तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का ड्यू डेट होता है सितंबर 2021 का, जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है वहां तक आप आईटीसी जो है वो क्लेम कर सकते हो 2021 का। तो बेसिकली अक्टूबर 20 तक आपको ये काम रेडी करना चाहिए था रिकंसिलेशन का। दूसरी बात, चेक करना है कि कोई आरसीएम की लायबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कुछ कुछ एक्सपेंसेस हमसे छूट जाते हैं, जैसे एडवोकेट हो गया, डायरेक्टर सिटिंग फीस हो गया, जीटीए हो गया, ये सारी चीजों में आरसीएम एप्लीकेबल है, क्या हमने सही से आरसीएम की लायबिलिटी कैलकुलेट की है और उसमें टैक्सेस पेमेंट किया है। चेक वेदर देयर इज एनी इनएलिजिबल आईटीसी, कोई भी अगर इनएलिजिबल आईटीसी है तो वो हमें चेक करना है, जैसे आपका मोटर कार, क्लब मेंबरशिप, फूड एंड बेवरेजेस, वो सारी चीजें जो हमने अभी तक सीबी में रिटर्न दिखाई नहीं है लेकिन हमें जीएसटीआर 9 में दिखाना है। चेक वेदर एनी ड्यूज रिलेटिंग टू क्रेडिटर पेंडिंग फॉर मोर देन 180 डेज। ऐसा होता है कि हम क्रेडिटर को 180 दिन से ज्यादा पेमेंट नहीं करते, तो
अगर 180 दिन तक आपने पेमेंट नहीं किया है, क्रॉस कर गया आपका 180 डेज, तो आपको ये बातें जरूर ध्यान रखनी है कि आपकी आईटीसी को रिवर्स करना होगा। कभी कभी हम भूल जाते हैं आईटीसी रिवर्स करना, लेकिन ये बात हमें जीएसटी 9 प्रिपेयर करते वक्त याद रखनी है। चेक फॉर इंटरेस्ट हैव बीन ड्यूली पेड इन केस ऑफ एनी लेट फीस। जैसे सपोज कीजिए मेरा जो लेट फीस होता है जीएसटीआर 3B का, वो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर देता है, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाती हूँ इंटरेस्ट पेमेंट करना। हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया हो इंटरेस्ट पेमेंट करना, तो वो भी जरूरी है कि अगर आपका लेट फीस है कोई, तो आपने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया हो। चेक फॉर आईटीसी क्लेम्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब हमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सपोज 2021 का 21-22 में हो सकता है मैंने कोई आईटीसी क्लेम किया हो, तो वो सेग्रीगेशन जरूरी है। चेक फॉर एनी अमेंडमेंट डन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हो सकता है 2021 में मैंने गलती की हो कुछ, जो मैंने 21-22 में करेक्ट किया हो, तो वो भी मुझे देखना है कि कहीं कोई चेंजेस या अमेंडमेंट्स तो नहीं। Download all the summary provided in GSTR 9 form, GSTR 1 summary, 3B summary, table 8A document wise summary, auto drafted GSTR 9। तो ये सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमको GSTR 9 के फॉर्म में मिल जाएंगे, तो वो डाउनलोड हमें जरूर करना है, ताकि हमें पता चले कि कैसे डेटा GSTR 9 में ऑटो पुल हो रहे हैं। अब बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में। तो बेसिकली हमारी कहाँ गलती होती है, 2 करोड़ का जो लिमिट है वो देखने से पहले हमें एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना जरूरी है। तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ आपके टैक्सेबल सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में आएंगे? नहीं, आपके एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब आपका नील रेटेड, होली एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। हो सकता है आप पेट्रोल का भी बिजनेस कर रहे हो, तो पेट्रोल का जो है उसका टर्नओवर भी आपके टर्नओवर में क्लब होगा। वो लिमिट जो 2 करोड़ का है उसमें आपको उसका भी टर्नओवर देखना है। एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो कोई, तो वो भी आपको टर्नओवर देखना है। इंटर स्टेट सप्लाईज आपको देखना है। सप्लाई मेड टू अ पर्सन विद सेम पैन हैविंग डिफरेंट जीएसटीएन नंबर, एग्जांपल ब्रांच ट्रांसफर। हो सकता है मैंने सेम पैन वाले को कोई ब्रांच ट्रांसफर किया है, तो वो भी मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। सप्लाई मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल के बेस बिहाफ पे कोई सप्लाई की है, तो वो भी मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूडेड रहेगा। तो ये सारी चीजें, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई, ये सारी चीजें फॉर्म करेंगे मेरे 2 करोड़ लिमिट का जो पार्ट है, मेरे को देखना है। तो ये सारी चीजें ऐड करके मुझे देखनी होगी। प्लस जब भी मैं टर्नओवर डिस्क्लोज करूंगी 9C में, तो ये सारी चीजें मुझे देखनी होगी, और 9 में भी हमको इसका पार्ट डिटेल देना होगा। एक्सक्लूड क्या करता है? CGST, SGST, UTGST, IGST एंड सेस, वो एक्सक्लूडेड रहता है। इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम, कोई भी इनवर्ट सप्लाई हो रही है तो वो मेरे टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा, उसमें बस मैं आरसीएम में पेमेंट कर रही हूँ। Supply of goods after completion of job work by a registered job worker treated as supply of goods by principal and not to be included in turnover of job worker। अगर हम किसी और के बिहाफ में काम कर रहे हैं, कुछ जॉब वर्क करके दे रहे हैं, तो वो मेरे टर्नओवर में एज अ जॉब वर्कर इंक्लूड नहीं होगा। तो दिस इज योर एग्रीगेट टर्नओवर। ऐसे हमको एग्रीगेट टर्नओवर जो है कैलकुलेट करना है फॉर द पर्पस ऑफ द लिमिट, कि ऑप्शनल है या मैंडेटरी है जीएसटीआर 9, फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑल्सो इन जीएसटीआर 9 एंड 9C। अब हम आगे चलते हैं लेट फीस के बारे में। हम लोग हमेशा सोचते हैं अगर हम जीएसटीआर 9 लेट फाइल करते हैं तो कितना लगेगा ज्यादा से ज्यादा। तो बेसिकली आपका लेट फीस पर डे आपका 100 रुपए CGST, 100 रुपए SGST, टोटल 200 रुपए पर डे आपको लगेगा। मैक्सिमम लेट फीस है 0.25% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और SGST के केस में 0.25% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरी। तो मतलब टोटल 0.50% ऑफ टर्नओवर जो है आपका मैक्सिमम लेट फीस रहेगा। अब हम बात करते हैं, जैसे स्किल शॉट है, स्किल शॉट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, सपोज कैलकाटा में है और राजस्थान में। तीनों का टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, लेकिन इंडिविजुअली उनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है। मतलब जो कैलकाटा ब्रांच है उसका 2 करोड़ से नीचे है, दिल्ली का 2 करोड़ से नीचे है,
और राजस्थान का 2 करोड़ से नीचे। लेकिन तीनों को एक साथ अगर आप ऐड करते हो तो 2 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर, तो उस केस में हम लोग तीनों ब्रांच को सेपरेटली जीएसटीआर 9 फाइल करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग क्या ऑल इंडिया बेसिस पे देखेंगे, ऑल इंडिया पैन बेसिस पे हमको देखना है। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं जीएसटीआर 9 के बारे में। जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न है विच वंस फाइल्ड कैन नॉट बी रिवाइज। तो जीएसटीआर 9 एक बार आपने फाइल कर दिया तो आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो ये बातें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मैंने फाइल तो कर दिया, अब मैं रिवाइज नहीं कर सकती। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 इज 31 दिसंबर। सिंस हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसका ड्यू डेट 31 दिसंबर है। A person whose registration has been cancelled during the year is also required to file annual return unless final return has been filed and cancellation completed. अब आप बोल सकते हो कि मेरा तो कैंसिलेशन हो गया, क्या मुझे जीएसटीआर 9 फाइल करना है? हाँ, आपको कैंसिल करने के बाद भी फाइल करना है जब तक आप फाइनल रिटर्न नहीं भर देते और आपका कैंसिलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। मेजर फील्ड ऑटो पॉपुलेट रहते हैं, जितने भी फील्ड्स है मेजॉरिटी ऑटो पॉपुलेट होते हैं। जो भी बेसिस जो है सिस्टम निकालता है जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 9 सॉरी जीएसटीआर 3B के बेसिस पे वो ऑटो पॉपुलेट कर देता है। तो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आर एडिटेबल एक्सेप्ट द फील्ड इन टेबल 6A एंड टेबल 8A ऑफ पार्ट 3। तो बेसिकली ज्यादातर सारी डेटा जो है वो आप एडिट कर सकते हो, लेकिन कुछ 2 चीजों को छोड़ के, दैट इज टेबल 6A जिसके बारे में हम बात करेंगे और टेबल 8A। Fields where the system computed values would be modified by more than or less than 20% shall be highlighted in red for reference and attention. तो अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो 20% से ज्यादा अगर आप मॉडिफाई करोगे, कम या ज्यादा, तो वो फील्ड रेड हाईलाइटेड हो जाएंगे, रेड हाईलाइटेड जो है वो हो जाएंगे। GSTR 9 is to be filed for every GSTN, that is for every branch separate GSTR 9 is to be filed if the aggregate turnover is exceeded irrespective of the turnover. तो हर एक ब्रांच के लिए आपको अलग अलग GST जो है GSTR 9 फाइल करना होगा irrespective of the turnover. Additional tax liability can be created through DRC 03. तो बेसिकली हमारा जो जीएसटीआर 9 का रिटर्न है, अगर कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी आ रही है तो मैं कैश से पेमेंट करूंगी। DRC 03 एक फॉर्म है जिससे मुझे पेमेंट करना होगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शन टू फाइलिंग जीएसटीआर 9। किन किन को जीएसटीआर 9 फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करना है। टैक्स डिडक्टर अंडर सेक्शन 51, tax collector under section 52, casual taxable person, NRI, department of central government, state government, local authority whose books of accounts are subject to audit by CAG. तो ये सारे लोगों को जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है। टैक्स पेयर जो ऑप्ट कर रहे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, उनको भी नहीं फाइल करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी क्वेरी आती रहती है, no ITC can be claimed through annual return. Only additional liability can be paid by DRC 03. देखिए जीएसटीआर 9 ऐसी रिटर्न है कि अगर आपने कोई लाइबिलिटी कम दिखाई हो, छुपाई हो, तो आप पे कर दीजिए, लेकिन आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। देखिए, क्योंकि 2021 का ड्यू डेट आईटीसी क्लेम करने का सितंबर का रिटर्न था, दैट इज सितंबर का रिटर्न का ड्यू डेट क्या होता है? दैट इज अक्टूबर 20। अगर उससे पहले आपने आईटीसी क्लेम कर दिया तो गुड, नहीं तो आपको आईटीसी जीएसटीआर 9 के थ्रू नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं बाइफरकेशन के बारे में कि जीएसटीआर 9 के टेबल को कैसे बाइफरकेट किया गया है। पार्ट 1 बताता है बेसिक डिटेल के बारे में जो टेबल 1 और टेबल 2 में है। पार्ट 2 बताती है डिटेल्स ऑफ आउटपुट एंड इनवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, टेबल 4 एंड टेबल 5। पार्ट 3 बताता है डिटेल्स ऑफ आईटीसी, कितना आईटीसी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जो टेबल 6, 7 और 8 में है। पार्ट 4 बताता है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपने कितना टैक्स पे किया है, जो टेबल 9 में आपको दिखेगा। पार्ट 5 particulars of transaction for the previous financial year declared in the return of April to September
of current financial year or up to the date of annual return whichever is earlier. तो पार्ट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी डिटेल्स दिखाया है, जैसे आईटीसी क्लेम किया है या आउटपुट टैक्स बढ़ाया है या घटाया है, तो आप दिखा सकते हो टेबल 10, 11, 12, 13 में किन्हीं एक में ये डिटेल्स. ओके. और पार्ट 6 पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड है, और भी काफी अदर इंफॉर्मेशन है पार्ट 6 में, जैसे आपका HSN वाइज समरी हो गया इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई का, तो वो 15, 16, 17, 18 में से आपको डिटेल्स देना है. नेक्स्ट इज GSTR 9 सिंप्लीफाइड. तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना है. देखिए हमने पढ़ा तो, लेकिन इतना दिमाग में है नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. सबसे पहले GSTR 9 को हम बाइफरकेट करते हैं 3 चीजों में, दैट इज लाइबिलिटी एंड टैक्सेस पेड, ITC एंड रिवर्सल, अदर इन्फो. तो 3 चीजों में हम बाइफरकेट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइबिलिटी एंड टैक्सेस पेड के बारे में. उसको बात करने के लिए आपको ये सारे टेबल्स को देखना है, 4, 5, 9, 10, 11, 14. ITC एंड रिवर्सल को अगर आपको देखना है तो ये टेबल को देखना है, टेबल 6, 7, 8, 12 एंड 13. अदर इन्फो के लिए आपको 1, 2, 3, 14, 15, 17, 18 जो टेबल है वो आपको देखना है. तो ये हम ऐसे टेबल में बाइफरकेट करेंगे. और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लाइबिलिटी एंड टैक्सेस पेड के बारे में. सबसे पहले बात होगा आउटवर्ड सप्लाई एंड टैक्सेस के बारे में, जिसमें आपको क्या क्या टेबल्स को देखना है वो उसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. डिटेल्स ऑफ सप्लाई ऑन विच टैक्स पेबल, कौन कौन सी सप्लाई है जिसमें हमें टैक्स देना है, वो आता है टेबल 4 में, जिसमें टैक्स देना है. डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स नॉट पेबल, जिसमें नहीं देना है हमें टैक्स, दैट इज टेबल 5. आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल जिसमें टैक्स पेबल नहीं है. डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर एंड रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. तो इसमें आपको बस बेसिकली बताएगा कि आप GSTR 3B के थ्रू आपने कितना टैक्स पे किया है और कितना आपका बन रहा है, एक्चुअली टैक्स कितना पेबल है. तो टेबल 9 वो बताएगा. और टैक्स डिक्लेयर और रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट पर्टेनिंग टू 2021 बिटवीन अप्रैल टू सितंबर 21. हो सकता है कोई सेल आपने अप्रैल से सितंबर में दिखाया हो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाया हो सकता है कोई सेल आपने रिड्यूस किया हो, कोई टैक्स आपने बाद में पेमेंट किया हो, तो वो सारे डिटेल टेबल 10 एंड 11 में आएगा. तो अगर आपको ध्यान से देखना है तो ये सारे टेबल को आपको तब देखना है जब आपका आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल आपको फिट करना है. जैसे टेबल 4 जो है वो आपका जहां पर टैक्स पेबल है, टेबल 5 जहां पर टैक्स पेबल नहीं है, टेबल 9 आपको बताता है कि कितना आपने टैक्स पे किया, कितना पेबल टोटल है. टेबल 10 एंड 11 मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना पे किया. तो दिस इज योर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड दिस इज इन योर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मतलब 2021 के लिए आपने 21-22 में कितना टैक्सेस पे किया है, ठीक है, या पे किया है या रिड्यूस किया है, अमेंड किया है, वो सारे डिटेल्स टेबल 10 एंड 11 में आएंगे. तो हम अब पोर्टल में जाते हैं, पोर्टल में एकदम शिफ्ट होते हैं और पोर्टल में जाके एक एक टेबल्स को डिटेल में स्टडी करते हैं. हम एनुअल रिटर्न में जाते हैं. एनुअल रिटर्न में जाने के बाद हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है जो 2021 है, और हम सिंपली सर्च करते हैं. मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ. सर्च करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन का. ड्यू डेट आपका 31 दिसंबर 2021 है. हम प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं. प्रिपेयर ऑनलाइन करने के बाद हमें पूछा जाता है क्या हमें निल रिटर्न फाइल करना है. अगर आपकी कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, कोई भी आपने परचेजेस नहीं कर रखी है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई क्रेडिट या रिफंड नहीं है, या कोई भी डिमांड नहीं है, तो उस केस में आप निल रिटर्न फाइल करते हैं. मेरे केस में नहीं है तो मैं नो करती हूँ और नेक्स्ट में चलते हैं. नेक्स्ट में चलने के बाद देखिए स्टार्टिंग में ही आपको ऑप्शन मिलता है, जो भी सिस्टम बना के दे रहा है GSTR 9 आप डाउनलोड कर सकते हैं. इसका PDF वर्जन अवेलेबल है. GSTR 1 या IFF का समरी आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. 3B के समरी को डाउनलोड कर सकते हैं. टेबल 8A जिसमें आपको ITC का डिटेल मिलता है, जो भी आपके सप्लायर ने भरा है GSTR 1 उस बेसिस पे टेबल 8A ऑटो पॉपुलेट होता है. तो बेसिकली ये सारा डिटेल भरने के बाद हम सबसे पहले फोकस किस पे करेंगे, हम आउटवर्ड सप्लाई पे फोकस कर रहे हैं. तो टेबल 4, टेबल 5, टेबल 9 और आपका टेबल
10, 11, 12, 13 का जो सेक्शन है उसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल 4 के बारे में। देखिए इसमें लिखता है डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। जिसमें टैक्स पेबल है, कोई भी आपका एडवांसेस, कोई भी आपका इनवर्ड या आउटवर्ड सप्लाई जिसमें आपको टैक्स पे करना है। तो बेसिकली हम जाते हैं क्या क्या डिटेल्स है देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। ये GSTR 1 के हिसाब से सिस्टम जो है ऑटो पॉपुलेट कर देता है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका करेक्ट फिगर है वो आपको रिकॉर्ड करना है। अब क्या आपको रिकॉर्ड करना है टेबल 4 में, हम केस स्टडी के थ्रू समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन। जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है विद पेमेंट ऑफ टैक्स उसका डिटेल यहाँ जाएगा। सप्लाई टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स डीम्ड एक्सपोर्ट। एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। ऐसा कुछ एडवांसेस है जो अभी भी अनएडजस्टेड है, जो भी अनएडजस्टेड एडवांसेस है वो यहाँ पर आएगा। इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जो भी टैक्सेस आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे करना है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करना है। तो सब टोटल आपका A to G जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने वाला है। जो भी आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट्स है वो यहाँ पर आता है, जो अभी के लिए ऑप्शनल है। जैसे अगर आपका कोई भी B2B सप्लाई जो भी आप रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो, या SEZ या डीम एक्सपोर्ट या जीरो रेटेड सप्लाई जो विद पेमेंट ऑफ टैक्स है, उससे रिलेटेड कोई भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या कोई भी अमेंडमेंट है, तो आप यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो और नेट ऑफ करके ऊपर भी आपको दिखा सकते हो। B2C तो आप ऐसे भी नेट ऑफ ही करते हो, जैसे आपका 100 रुपया B2C है, क्रेडिट नोट अगर 10 रुपया है तो आप 90 रुपया दिखाते हो, राइट। तो लेकिन B2B में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप नेट ऑफ करके यहाँ दिखा सकते हो, या तो आप अलग से बाइफरकेट भी कर सकते हो। सप्लाई एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्स इज पेड, ये टोटल आपका H+M जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स, ये खाली आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं बल्कि इनवर्ड सप्लाई का भी डिटेल्स है, प्लस कोई भी एडवांसेस है जिसमें आपने टैक्स पे किया है जो अभी भी अनएडजस्टेड है, वो टेबल 4 में आपका रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अब हम बैक करते हैं और बात करते हैं टेबल 5 के बारे में। तो टेबल 4 को हमने जाना, जब हम केस स्टडी करेंगे तब हम डिटेल में जानेंगे कि टेबल 4 में कौन सा डेटा जाएगा, क्या 3B का डेटा जाएगा या 1 का डेटा जाएगा या कुक्स का डेटा जाएगा, वो हम देखते हैं। Details of outward supply made during the financial year on which tax is not payable, जिसमें टैक्स पेबल नहीं है। जैसे आपका जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, कोई भी एक्सपोर्ट किया है LUT के साथ जिसमें आपने टैक्स पेमेंट नहीं की है। सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज, ऐसी कोई आपकी सप्लाई है जिसमें रिवर्स चार्ज में सामने वाले को टैक्स पे करना है, तो आपके लिए तो एग्जेम्प्ट ही हुआ ना। एग्जेम्प्ट निल रेटेड नॉन GST सप्लाई। देखिए एग्जेम्प्ट निल रेटेड नॉन GST सप्लाई ये जो है इसका बाइफरकेशन देना ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप एग्जेम्प्ट में ही निल रेटेड और नॉन GST सप्लाई शो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सब टोटल हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट या तो डिक्लेयर किया या आपने रिड्यूस किया है, तो ये सारा बाइफरकेशन देना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो आप ये जो सप्लाई है उसको नेट ऑफ करके भी दिखा सकते हैं। तो आप लास्ट में देखेंगे टर्नओवर ऑन विच टैक्स इज नॉट टू बी पेड, यहाँ पर आपको डिटेल देना है जो अपने आप आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन GST सप्लाई इंक्लूड नो सप्लाई, मतलब शेड्यूल 3 का जो भी सप्लाई है वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो जो नो सप्लाई है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो भी हमको ध्यान रखना है कि नो सप्लाई जो है हमारा वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करे। तो टोटल टर्नओवर जो है इंक्लूडिंग एडवांसेस, ये हमारा टोटल टर्नओवर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम बैक करते हैं, बैक करके हम सीधा चलते हैं टेबल 9 में, जिसको बहुत कम जन ध्यान देते हैं। तो टेबल 9 को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। टेबल 9 बताता है कि कितना आपने टैक्स पे किया है। डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर एंड रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने कितना 3B के थ्रू कैश में पेमेंट किया है,
कितना आपने आईटीसी से पेमेंट किया गया है। ये जो है वो नॉन एडिटेबल है, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन टैक्स पेबल को आप एडिट कर सकते हैं। जो आपने टैक्स टेबल 4 में लाइबिलिटी दिखाई है वो ही आपको यहाँ पर दिखाना, जो करेक्ट है वो आप दिखाइए यहाँ पर। अब अगर सपोज कीजिए आपका कोई लेट फीस आ रहा है लेकिन आपने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, तो ये डिपार्टमेंट बहुत ध्यान रखता है। अगर लेट फीस आ रहा है तो आपने इंटरेस्ट क्यों नहीं पेमेंट किया, वो आपका क्लैरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तो ये जरूर आप देखिएगा। तो हम आगे चलते हैं, हम जाते हैं टेबल 10, 11, 12, 13 में। अगर हम टेबल 10, 11, 12, 13 में जाएं तो यहाँ पर आपको मिलता है पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब हो सकता है कि आपने अप्रैल टू सितंबर 2021 में कोई ट्रांजैक्शन दिखाया है, तो वो आपको इस टेबल पे रिफ्लेक्ट करना है। तो बहुत जन को ये जो है डिटेल एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है कि मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्यों दिखाया, इसलिए मैंने बोला था कि ये जरूरी है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या दिखाया। तो सप्लाई और टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, अगर कोई भी आपका अमेंडमेंट है जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू सितंबर में दिखाया है, तो वो आप देख सकते हो, जिससे आपका सेल जो है बढ़ गया, आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गई है। सप्लाई और टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट, हो सकता है कोई क्रेडिट नोट हो या कोई अमेंडमेंट्स वगैरह हो जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम गई है। तो ये डिटेल आपका 10, 11 में जाएगा। तो बेसिकली आपको 4, 5, 9, 10, 11 ये टेबल आउटवर्ड सप्लाई के लिए एकदम याद रखना है कि आपको आउटवर्ड सप्लाई के लिए इसको फिल करना है। अब हम केस स्टडी के थ्रू जानते हैं कि आउटवर्ड सप्लाई में क्या क्या डिटेल्स आता है और क्या क्या इश्यूज आता है। तो हम केस स्टडी पे जाते हैं और केस स्टडी पूरा डिटेल में करते हैं। सबसे पहले केस स्टडी 1। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है कि मैम मैं बुक्स का डेटा लूं या जीएसटीआर 1 का डेटा लूं या 3B का डेटा लूं। तो आपका कैसे, आपको किस टेबल में क्या डेटा दिखाना है, मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। सो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 है जिसमें आपका टैक्सेबल बुक्स के हिसाब से 100 रुपया है, टैक्स 5 रुपया है। लेकिन आपने 3B में टैक्सेबल 2021 में 90 दिखाया है और टैक्स 4.5 दिखाया है, मतलब आपने कम दिखाया है, ठीक है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने अपनी गलतियों को ठीक कर लिया और आपने 3B में 10 दिखाया और 0.5, मतलब बुक्स के हिसाब से टोटल आपने सही दिखाया। जीएसटीआर 1 में आपने सही दिखाया है, दैट इज टैक्सेबल 100 और टैक्स 5। अब ये कौन कौन से टेबल को इफेक्ट करेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले टेबल 10 एंड 11 जो भी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाया है वो टेबल 10 और 11 में आएगा। तो बेसिकली आपका 10 रुपया और 0.50 जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 21-22 को दिखाया है वो आपका 10-11 को इफेक्ट करने वाला है। अब हम बात करते हैं टेबल 4 में क्या जाएगा। जो जितना आपका बुक्स का है लायबिलिटी माइनस जितना आपने टेबल 10 में दिखाया है वो आपके टेबल 4 में जाएगा। मतलब मेरा जितना भी बुक्स में है माइनस मैंने जितना 10 में दिखाया, मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाया है और बुक्स में जितना है उसको माइनस करेंगे तो बेसिकली टेबल 4 में मेरा कितना जाएगा, 100 माइनस 10 दैट इज 90 और 4.50, 5 माइनस 0.50। अब टैक्स पेबल कितना है, पेबल अगर आप देखोगे तो ये टेबल 4 के हिसाब से 4.50 आएगा। जो टेबल 9 में आएगा डिटेल वो टेबल 4 के हिसाब से आना चाहिए, हम एडिट कर सकते हैं। और पे एक्चुअल में मैंने 4.50 ही किया, तो ऐसे हमारा लाइबिलिटी डिटरमाइन होगा। तो ये मंत्रा क्या है, मंत्रा ये है कि जो भी आपका टेबल 10 है पहले आप ढूंढ लो कि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना दिखाया है, उसको सेग्रीगेट कर दो, फिर आपका टेबल 4 उसके बेसिस पे निकालो। मतलब जो भी आपका बुक्स है माइनस टेबल 10 का रिकॉर्ड्स, टेबल 11 का रिकॉर्ड्स, वो आ जाएगा आपका बुक्स का टेबल 4 का रिकॉर्ड। टेबल 4 का रिकॉर्ड ऐसे आएगा। अब नेक्स्ट केस स्टडी में हम चलते हैं, केस स्टडी 2 जिसमें आपका डिटेल आ रहा है बुक्स के हिसाब से आपका 100 आ रहा है और टैक्स 5 आ रहा है। 3B में आपका 1920 में 20 रुपया है, मतलब 3B जो आपका 1920 का है वो आपने 2021 में दिखाया है। कितना दिखाया, 20 रुपया, 1 रुपया आपने टैक्स पे किया है। 2021 में आपने 100 दिखाया और टैक्स 5 पे किया है।
सम 126 टोटल आपका 3B के थ्रू इतना लाइबिलिटी दिखाया गया और 6 रुपया टैक्स पे किया गया, जिसमें से 1 रुपया आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को रिलेट कर रहा है, दैट इज 1920। जीएसटीआर 1 में आपने बिल्कुल जो बुक्स के हिसाब से ही रिपोर्टिंग करी है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले टेबल 10 और 11 में क्या कुछ आएगा। आप सोचिए, टेबल एंड 10 एंड 11 रिलेट्स टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो 2021 का जितना भी मैंने छूट गया था, भूल गई थी, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने दिखाया। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 21 22 में मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, तो यहाँ पर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इट विल बी जीरो, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब टेबल 4 में क्या आएगा, टेबल 4 का सिंपल मंत्रा है, जो मेरा बुक्स है, जो मेरा बुक्स का डेटा है उसको बेस ले लो, माइनस जो मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी दिखा दिया। तो बेसिकली 100 माइनस 0, क्योंकि मैंने कुछ दिखाया ही नहीं, तो टेबल 4 में मेरा 100 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। और टेबल 9 में आपका पेबल कितना आएगा, पेबल आपका 5 आएगा एज पर टेबल 4। टेबल 4 के हिसाब से आपका टेबल 9 बनेगा। तो हमेशा याद रखना, लोग भूल जाते हैं, टेबल 4 तो करते हैं, टेबल 9 भूल जाते हैं। टेबल 9 मतलब टैक्स पेबल, टैक्स पेबल का टेबल है। टेबल 4 इज द आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल। और टेबल 9 में पेड का भी डिटेल है, पेड आपने 6 रुपए कर रखा है। तो आप बोलोगे मैम प्रीवियस ईयर का तो आपने दिखाया नहीं, प्रीवियस ईयर का हमें जीएसटीआर 9 में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पेड में आपका 6 आ रहा मतलब आपने ज्यादा पे किया, तो आपको तो पता है 1 रुपया आपने पे किया है रिलेटिंग टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं केस स्टडी 3 के बारे में, जिसमें 2021 में आपका बुक्स में 100 है, टैक्स 5 है। 3B में आपका 1920 में 20 रुपया है, टैक्स 1 है। मतलब 1920 का जो टैक्स है आपने 3B में पे किया है 2021 में। 2021 में आपने 90 दिखाया, कम दिखाया आपने 4.5, और आपने कभी दिखाया ही नहीं, आपने दिखाया ही नहीं 21 22 में आपने 90 ही पे किया, ठीक है। और जीएसटीआर 1 में आपने सही दिखाया, मतलब आप जीएसटीआर 1 में सही दिखा रहे हो, लेकिन 3B में आपने कम टैक्स पे किया है। तो सबसे पहले टेबल 10 11, क्या आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी टैक्स पे किया है, नहीं पे किया है, तो जीरो। अब टेबल 4 कैसे आएगा, जो भी आपका बुक्स है, जो भी आपका बुक्स है माइनस जो टेबल 10 में आपने डाटा दिखाया, तो 100 माइनस 0 दैट इज 100। अब जीएसटीआर 3B में पेड में आपका कितना आएगा 5.5, क्योंकि आपका पिछले साल का 1 रुपया भी आएगा। तो 1 प्लस 4.5 मतलब पिछले प्रीवियस ईयर का 1 रुपीज, इस फाइनेंशियल ईयर का 4.5 रुपीज, मतलब आपने पे किया है 5.5। तो टैक्स आपको पे कितना करना था 5 रुपया, 5 रुपया पेबल में ही आएगा, मतलब टेबल 9 में पेबल में आपका कितना आएगा 5 रुपया, ठीक है। आपने पे किया है 5.5। आप तो बोलोगे मैंने ज्यादा पे किया, नहीं आपने ज्यादा पे नहीं किया है। 5.5 में से 1 रुपया पिछले साल का है, तो आपने कितना पे किया है, आपने 4.5 पे किया है। तो 4.5 आपने अगर पे किया है, आपका पेबल 5 है, तो 5 माइनस 4.5 दैट इज 0.50 इज पेबल थ्रू डीआरसी 03। अगर कोई आपका एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है जो आपने ना इस साल चुकाया है ना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चुकाया है, तो भैया चुका दो। कैसे चुकाओगे, डीआरसी 03 के थ्रू आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया है कि आपका अगर कोई भी लाइबिलिटी नहीं चुकाया गया है तो आप डीआरसी 03 के थ्रू चुका दीजिए। केस स्टडी 4, अब इसमें आप देखिए मेरा बुक्स में है 100 रुपया, 5 रुपया टैक्स है। 3B में पिछले साल का है 20 रुपया जो मैंने पे किया है, इस साल 1 रुपया टैक्स पे किया है। 20-21 में मैंने 110 रुपया मतलब ज्यादा टैक्स पे कर दिया, 20-21 का 5.5 पे कर दिया। और जब मुझे गलती का पता चला तो मैंने 10 रुपया रिवर्स भी कर दिया, 10 रुपया क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो हम कैसे दिखाएंगे, जीएसटीआर 1 में मैंने सही किया। सबसे पहले टेबल 10 एंड 11 में जो भी है आपका -10 आपको दिखाना होगा कि आपने नेक्स्ट ईयर जो है, नेक्स्ट ईयर आपने रिवर्स किया है। तो 10 रुपया आपने रिवर्स किया है, 0.50 आपने रिवर्स किया है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और आपको टेबल 4 मतलब आपने टैक्स कितना पे किया है, टैक्स कितना आपका बना है वो कैसे निकलेगा, टैक्स पेबल कितना है, बुक्स -10 दैट इज 110, 110
5 माइनस माइनस 0.5 दैट इज 5.5। ठीक है, ये आपको माइनस नहीं दिखाना है, वहां पर 10 ही दिखेगा, वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। टेबल 9 में आपका पेबल कितना आएगा? ऑब्वियसली 5.5 आपका पेबल आएगा। आपने पे कितना किया है? 6.5 आपने पे किया है, जो बाद में आपने सही कर दिया है। ठीक है, तो टेबल 4 के हिसाब से टेबल 9 का पेबल जो है हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब केस स्टडी 5 में जाते हैं। 5 में देखते हैं कि हमारा बुक्स 100 है, 3B में 110 है, मतलब मैंने ज्यादा दिखाया। ठीक है, ज्यादा दिखाया है, और GSTR 1 में ठीक है। तो टेबल 10-11 मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने कुछ दिखाया नहीं। अगर आप देखो 21-22 में मैंने कुछ दिखाया ही नहीं, तो यहाँ पर टैक्सेबल 0 आएगा, टैक्स भी 0 आएगा। टेबल 4 में अगर आप देखो तो क्या आएगा? टेबल 4 में आपका बुक्स का डेटा माइनस आपका जो टेबल 10-11 का डेटा है। तो बेसिकली बुक्स का डेटा 100 है, टैक्स आपका 5 है। ठीक है, तो माइनस 0 अगर करो, 100 माइनस 0 तो आपका 100 ही होता है टेबल 4 का डेटा। टेबल 4 मतलब टैक्स पेबल। ठीक है, वो टेबल 9 में आपका 5 रुपीज ही आएगा, लेकिन एक्चुअल में आपने पे ज्यादा किया है, दैट इज 5.5। तो ऐसे हम लोग आउटवर्ड सप्लाई देखेंगे। तो ये सारे केस स्टडी से हमें ये पता चला कि हमारा जो बुक्स है वो मेरा बेसिस है, और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने दिखा दिया उसको हम लेस करके टेबल 4 में दिखाएंगे, और टेबल 4 के बेसिस पे टेबल 9 प्रिपेयर करना जरूरी है। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, टेबल्स का प्रिंट आउट लेके इसको समझ सकते हो कि टेबल 4 में पेबल है, टेबल 9 में आपने एक्चुअल में कितना पेबल था, कितना पेबल हुआ, और कितना आपने एक्चुअल में पे किया, और टेबल 10-11 में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमें कौन कौन सा टेबल देखना है? सो ITC अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जितना हमने GSTR 3B में अवेल किया है वो डिटेल आता है टेबल 6 में। टेबल 7 में बात आती है रिवर्सल की या कोई इनएलिजिबल ITC की। तो हमें ध्यान से देखना है कि ऐसा तो कोई रिवर्सल नहीं है जो मैंने किया नहीं है, और जो भी आपका इनएलिजिबल ITC है उसका डिटेल्स हमें देना है। अदर ITC रिलेटेड इंफॉर्मेशन आता है टेबल 8 में, और आपका 12 एंड 13 में रिवर्सल और अवेलमेंट के बारे में बात आती है। तो बेसिकली 6, 7, 8, 12, 13 रिलेट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हम पोर्टल में जाते हैं और एक एक टेबल को डिटेल में हम स्टडी करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टेबल 6 के बारे में। टेबल 6 बताता है डिटेल्स ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो हम क्लिक करते हैं, तो आप देखते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल थ्रू GSTR 3B, सम टोटल ऑफ टेबल 4A ऑफ फॉर्म GSTR 3B। यहाँ पर आपको ऑटो पॉपुलेटेड डेटा जो है वो अवेलेबल कराया जा रहा है, जो नॉन एडिटेबल है। जितना आपने GSTR 3B में टेबल 4A में अवेल किया है वो यहाँ पर डिटेल आपको शो करेगा। अब यहाँ पर आपको बाइफरकेट करना है। तो लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं कि बुक्स के हिसाब से अपना डेटा बाइफरकेट करते हैं। नहीं, आपको GSTR 3B के हिसाब से ही यहाँ पर डेटा जो है वो बाइफरकेट करना होगा। और एक और क्वेरी रहती है कि मेरा प्रीवियस ईयर में मैंने ITC जो प्रीवियस ईयर का ITC करंट ईयर में अवेल किया है तो उसको कहाँ दिखाया? जैसे 2021 में मैंने अवेल किया है 1920 का ITC, तो वो कहाँ आएगा? वो भी एक कंफ्यूजन होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले बाइफिकेशन कैसे करना है। तो टेबल 4A अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर GSTR 3B में जा सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबल ITC का एक टेबल होता है जिसमें आपका ITC अवेलेबल का टोटल जो होता है, ऑल अदर ITC का, ISD का, रिवर्स चार्ज का, इंपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। तो ये आपका टेबल वहां से ऑटो पॉपुलेट होती है। अब कैसे हमको बाइफरकेट करना है हम देखते हैं। इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव फ्रॉम SEZ। मतलब अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव फ्रॉम SEZ।
तो ये आपका इनवर्ट सप्लाई का डिटेल है जिसमें आपको इंपोर्ट हटाना है और जो भी आपका आरसीएम का सर्विसेज है वो हटाना है, सप्लाई है वो हटाना है। तो बेसिकली आपको इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज में बाइफरकेट करना है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप जो इनपुट सर्विस का डिटेल है वो इनपुट में क्लब करके दे सकते हो। आपको फिर इनपुट सर्विस का डिटेल जो है वो अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कैपिटल गुड्स जो है उसका डिटेल अलग से दिखाना होगा। अब नेक्स्ट आता है इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन द बी अबव ऑन विच टैक्स इज पेड। मतलब जो भी आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विसेज मिल रहे हैं जिसमें आपने आरसीएम में पेमेंट किया है, तो उसका डिटेल आपको बाइफरकेट करना है। ये भी ऑप्शनल है कि आपका इनपुट सर्विस का आपको अलग से करना है। आप बाइफरकेट कर सकते हो इनपुट और कैपिटल गुड्स में, और जो इनपुट सर्विस का डिटेल है वो इनपुट में इंक्लूड कर सकते हो। इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन liable to reverse charge other than the B on which tax is paid and ITC is availed। मतलब B को छोड़ के जो भी आपने रजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लिया है जिसमें आपको आरसीएम में पेमेंट करना है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। तो आपको जीएसटीआर 2A से एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने भी 2A में दिखाया, हो सकता है उसने स्किप कर दिया हो, तो आप अपना बुक्स एक बार देख ले प्रॉपरली कि आप सही से आरसीएम का डिटेल्स जो है वो दे सके। लेकिन इसमें जो है इसमें आपका जीएसटीआर 3B का ही बाइफरकेशन जाएगा। जो आपने 3B में डिटेल्स दिया था वही बाइफरकेशन इसमें आएगा। ठीक है, 3B में जैसे आपने जो है रिवर्स चार्ज का डिटेल कहाँ दिया होगा, 4A3 में आपका रिवर्स चार्ज का डिटेल आया होगा, तो उस बेसिस पे ही आपको यहाँ पर बाइफरकेशन करनी है। इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड हो गया। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम एसईजेड, जो भी आपने इंपोर्ट किया है उसका डिटेल्स आपको डालना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एसईजेड, तो एसईजेड का इनवर्ट सप्लाई को हटा के जो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है वो उसका डिटेल यहाँ आएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी वो इधर जाएगा। तो बेसिकली टेबल 4 आपको अच्छे से देखना है। ये जो भी है डेटा को फिल करने से पहले वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस डेटा को फिल करने में। टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B, अमाउंट ऑफ आईटीसी reclaimed other than the B above, other than the under the provision of act। what is the ITC reclaim? ITC reclaim का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपने जो क्रेडिट है लिया होगा फिर 180 डेज तक पेमेंट नहीं किया होगा, इस कारण आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया होगा, फिर वापस से आपने 180 डेज का मतलब जब आपने पेमेंट किया होगा तो वापस से आपने रिक्लेम्ड किया होगा, तो उसका डिटेल यहाँ पर आएगा। तो सब टोटल B2H यहाँ पर आता है। इसमें डिफरेंसेस जो भी है, अगर कोई डिफरेंसेस आना नहीं चाहिए क्योंकि आप बेसिकली जीएसटीआर 3B के हिसाब से ही बाइफरकेशन कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंसेस जो है वो आने नहीं चाहिए। ट्रांजिशनल क्रेडिट थ्रू ट्रान वन के थ्रू जो भी क्रेडिट आपने लिया है, ट्रांजिशन क्रेडिट थ्रू ट्रान 2 वो डिटेल देना है। एनी अदर आईटीसी अवेल बट नॉट स्पेसिफाइड अबव, जैसे हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर का जो आईटीसी है वो 3B में आपका करंट ईयर में आपने अवेल किया हो, तो आप 6M में वो डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, तो वो डिटेल आप 6M में दे सकते हैं। तो सब टोटल K2M यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा और टोटल आईटीसी अवेल दैट इज I प्लस N। I मतलब आपका सब टोटल ऑफ B2H और N मतलब आपका सब टोटल K2M, टोटल अवेल यहाँ पर आएगा आपका आईटीसी। तो ये सारे डिटेल्स आपको ऐसे भरने हैं और याद रखिए जीएसटीआर 3B का टेबल 4 आप अच्छे से स्टडी करें, उस बेसिस पे ये डिटेल आप भरिए। ओके, अब देखते हैं टेबल 6 का हमने स्टडी कर लिया। अब बात करते हैं टेबल 7 के बारे में। टेबल 7 क्या बात करता है? टेबल 7 बेसिकली रिवर्सल का बात करता है या इनएलिजिबल आईटीसी के बारे में बात करता है। अगर हम रिवर्सल का देखें तो हमारा काफी रूल्स है, जैसे रूल 37, 39, 42, 43, ये सारी चीजों में अगर कोई रिवर्सल है, जैसे रूल 37 मतलब 180 डेज के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप यहाँ पर रिवर्स कर सकते हैं। तो ये आपको बुक्स भी स्टडी करना है, 3B भी स्टडी करना है। इसको करने से पहले जब मैंने टेबल 6 बोला था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 3B के बारे में बात किया, लेकिन जब हम टेबल 7 देखेंगे तो जो एक्चुअल फिगर है जो मेरे को रिवर्स करना था, हो सकता है मैंने कम रिवर्स किया हो, मुझे ज्यादा रिवर्स करना था,
तो उस केस में मेरे को DRC 03 के थ्रू पेमेंट भी करना पड़ सकता है। तो रूल 37 तो हमें पता है 180 डेज वाला जो क्लॉज है, 39 बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पे एप्लीकेबल है। रूल 42 ऐसा ऐसा कुछ है सप्लाई जो आईटीसी जो आपका एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई दोनों में यूज हो रहा है, तो एग्जेम्प्ट रिलेटेड आपको जो है वो रिवर्स करना होगा। और ऐसा कुछ कैपिटल गुड्स जो आपके एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाई में यूज हो रहा है, तो एग्जेम्प्ट रिलेटेड आपको यहाँ पर रिवर्स करना होगा। कोई भी अगर आपका ब्लॉक क्रेडिट है जो आपने अभी तक नहीं देखा, इसलिए मैंने बोला पहले प्रॉफिट एंड लॉस को स्टडी कर लो। जो भी आपका ब्लॉक क्रेडिट आ रहा है, फूड एंड बेवरेजेस, क्लब मेंबरशिप, रेंट अ कैब, ये सारी चीजें, मोटर कार, अगर फिक्स एसेट में मोटर कार आ रहा है तो आपको 17 सबसेक्शन 5 में रिवर्सल की आवश्यकता है। रिवर्सल ऑफ ट्रान 1 ट्रान 2 क्रेडिट, अदर रिवर्सल में आपका कोई और रिवर्सल अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हो अदर रिवर्सल में। टोटल रिवर्सल यहाँ पर दिखाया जाएगा जो A to H का आपका रिवर्सल है, और नेट आईटीसी अवेलेबल आपका जो भी टोटल आईटीसी है माइनस रिवर्सल, ये आपका नेट आईटीसी अवेलेबल यहाँ पर आ जाएगा। अब हम जाते हैं टेबल 8 में। टेबल 8 में अगर आप देखो तो ये जो डेटा है 2A से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। टेबल 3 एंड टेबल 5 ऑफ GSTR 2A ये नॉन एडिटेबल डाटा है जो 2A से आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। और ये जो डाटा है आपका 6B से आता है। मैं एक बार ला के दिखाती हूँ 6B से कैसे आएगा। मैं बैक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि 6B से डेटा कैसे टेबल 8 में आएगा। 6B में आपका सपोज कीजिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, मतलब रिवर्स चार्ज को छोड़ के। तो सपोज ये मेरा सारा इनपुट रिलेटेड ही है, तो मैं एक बार आपको डाल के दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये हम सेव कर लेते हैं डेटा, तो हमारा पुल हो जाएगा। तो 6B से डेटा पुल होता है टेबल 8 में, ये याद रखिएगा। 6B किसका डिटेल है? 6B अदर देन इंपोर्ट अदर देन इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज का डिटेल है। तो यहाँ पर आप सिंपली सेव कीजिए। सेव हो गया है सक्सेसफुली। अब बैक करते हैं। बैक करने के बाद आप देखिएगा टेबल 8 में हम जैसे जाएंगे, यहाँ पर डेटा पुल हो गया है। डेटा हमारा किससे पुल हुआ है? हमारा 6B से पुल हुआ है। तो ये जो 2A का डिटेल है ये विदाउट आरसीएम डिटेल है, और ये 6B विदाउट आरसीएम एंड विदाउट इंपोर्ट वो डिटेल है। तो ये जो है मतलब आपका जो भी सप्लायर है उसने 2A में कितना दिखाया और 3B में आपने कितना क्लेम किया है, वो देखिए मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता है तो हो सकता है सप्लायर ने नहीं दिखाया हो, या हो सकता है आपने ज्यादा क्लेम कर लिया, सप्लायर ने नहीं दिखाया, या सप्लायर ने ज्यादा दिखाया हो, कोई भी रीजन हो सकती है। तो हो सकता है आपने सप्लायर ने 2A में प्रॉपर्ली दिखाया लेकिन आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है, तो वो 8C में आता है। आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव फ्रॉम एसीडेट रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है वो दिखाया है, तो उसका डिटेल यहाँ भी आएगा। और आपका टेबल 13 में भी उसका डिटेल आएगा जो आईटीसी आपने नेक्स्ट ईयर में अवेल किया है। ठीक है, अब जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। उस डिफरेंस में हो सकता है आईटीसी अवेलेबल है बट नॉट अवेल, हो सकता है जीएसटीआर 2A में आपका ज्यादा आ रहा है, जैसे 100 रुपए 2A में आ रहा है और आपने क्लेम किया 80 रुपया, तो 20 रुपया हो सकता है आपको अवेलेबल था आप लेकिन आप लिया नहीं है। हो सकता है आईटीसी अवेलेबल था लेकिन इनएलिजिबल है, आईटीसी आपके लिए इनएलिजिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि मोटर कार का आईटीसी 2A में आ रहा है लेकिन आपने जो है वो कम लिया नहीं है, तो आपके लिए वो इनएलिजिबल है। ठीक है, आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन देखना है। आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये 6A से ऑटो पॉपुलेट होगा। तो टेबल 6 में जो आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स का डिटेल दिया था वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। पेड कितना किया है और कितना आपने अवेल किया, जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा।
डिफरेंस आपका आई में आएगा कि कितना आपने आईजीएसटी पे किया था इंपोर्ट ऑफ गुड्स में और कितना एक्चुअल में अवेल किया, उसमें क्या डिफरेंस है। आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, या तो लैप्स हो गया। टोटल आईटीसी जो लैप्स हो गया वो EFJ है। ईफ मतलब आईटीसी अवेल्ड बट नॉट अवेल्ड, मतलब अवेलेबल है लेकिन आपने अवेल नहीं किया। एफ मतलब इनएलिजिबल है। जे मतलब अवेलेबल है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में लेकिन आपने अवेल्ड नहीं किया है। तो ये जो टेबल है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है, देखिए आपके पास हर चीज का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कुछ क्लेम किया है तो वो डिटेल आपको यहाँ पढ़ना है। हो सकता है आपने यहाँ पर 3B में ज्यादा क्लेम कर लिया, 2A में दिखाया नहीं गया क्योंकि आपके सप्लायर ने दिखाया नहीं, तो उस केस में आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए, मेरे पास टैक्स इनवॉइसेस है, मेरे पास सारे डिटेल्स है, उसने नहीं भरा इस वजह से या मैं थोड़ी ना आईटीसी नहीं लूंगा। ये भी अगर आपका कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो वो आपको हर चीज सोचना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए टेबल 6 के बारे में, 7 के बारे में, 8 के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम सीधा जाएंगे 12-13 में। देखिए कोई भी रिवर्सल जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करा है तो वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। कोई भी रिवर्सल इस साल का, मतलब 2021 का आपने 2022 में किया है तो इस साल में होगा, नेक्स्ट ईयर में आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा इस टेबल में। आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, 2021 का आईटीसी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। बहुत जन ऐसा होता है ना, टेबल 13 भरना भूल जाते हैं, लेकिन ये टेबल 13 आपको भरना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर टेबल जो है इसमें टोटल टर्नओवर आपका 5N प्लस 10 प्लस -11, 10 मतलब टोटल आपका जो सप्लाई है जो आपने इंक्रीज किया है नेक्स्ट ईयर में, अमेंड किया है या कोई डेबिट नोट इशू हुआ है, और लेस आपका जो भी क्रेडिट नोट इशू है नेक्स्ट ईयर में, वो आपका टर्नओवर आएगा जो आपके 9C में जाएगा और आपके बुक्स से वो मैच होना चाहिए, राइट। तो आप बुक्स को बेसिस लीजिए और सारे टेबल्स को आप पहले आउटवर्ड सप्लाई भरिए, फिर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भरिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा टेबल कैसे भरना है। जैसे जब आउटवर्ड सप्लाई आप भर रहे तो आप 4, 5, 9 और ये जो सेक्शन है 10, 11 का वो भरे। जब आप आईटीसी भर रहे हैं तो आपको 6, 7, 8 और आपका 12, 13 का सेक्शन जो है वो भरना होगा। तो ये सारे सेक्शन को याद रख के आप फिर GSTR 9 भरे तो बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं, देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में हमने बात किया लेकिन हमने केस स्टडी अभी तक नहीं किया आईटीसी के केस स्टडी के बारे में। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपका बुक्स का 3B का और 2A यहाँ पर होगा, मैंने 2B लिखा है यहाँ पर, मैं 2A कर देती हूँ। 2A का डेटा जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम है। तो आप यहाँ पर कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा तो याद रखिए हम लोग का टेबल 6, 7, 8, 12, 13 ये टेबल है। टेबल 6 में आपका 6B में GSTR 3B से डेटा आएगा 100। टेबल 7 में कोई रिवर्सल नहीं है तो डेटा नहीं आएगा। टेबल 8 में 8A जो है वो ऑटो पॉपुलेट होता है 2A से, और GSTR 3B का जो डेटा आपने 6B में डाला है वो ऑटो पॉपुलेट होगा 8B में। अगर कोई डिफरेंस है 8C जो है, अगर आपने कोई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी क्लेम किया है तो वो 8C में जाएगा, कुछ भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है। अगर कोई डिफरेंस आएगा तो वो 8D में जाएगा। एक बार हम लोग देख भी लेते हैं ताकि हम लोग को क्लैरिटी हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6B में आपका 3B का डेटा जाता है। 3B के हिसाब से जो भी आपका अदर देन इंपोर्ट है, अदर देन RCM है, वो इसमें जाएगा, जिसके हिसाब से आपका टेबल 8 जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पर 6B के हिसाब से ऑटो पॉपुलेट हो गया है, 6B एंड 6H के हिसाब से ऑटो पॉपुलेट हो गया है ये डेटा। और आईटीसी एज पर 2A जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी क्लेम किया है तो 8C में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका डिफरेंस 8D में जा रहा है, ठीक है। और 30 अगर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी क्लेम कर रहे हो तो वो 13 में आएगा, या रिवर्स कर रहे हो तो टेबल 12 में आएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2021 का अगर 21-22 में आप कर रहे हो तो। अब केस स्टडी 2 के बारे में हम बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर मेरा 2021 है जिसमें बुक्स में 100 है, 3B में 90 है, 2B में 100 है, और GSTR 3B में मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 21-22 को 10 रुपीज क्लेम किया है। तो सबसे पहले टेबल 6
6B में क्या आएगा, जो 3B में मैंने इस साल अवेल किया है 90 रुपया। टेबल 7 में कोई रिवर्सल नहीं है तो नहीं आएगा। टेबल 8 में, टेबल 8A में 2B, यहाँ पर 2A होगा, 2A से जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा वो यहाँ पर आएगा। और जो 6B में हम 90 रुपए दिखा रहे हैं वो 8B में जाएगा, 8B में जाएगा। और फिर 8C में जो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ITC अवेल कर रहे हैं वो 8C में जाएगा, डिफरेंस 8D में जाएगा। तो बेसिकली टेबल 12 में कोई रिवर्सल मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया है तो टेबल 12 में कुछ नहीं जाएगा। और टेबल 13 में 10 रुपया जो मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया है वो टेबल 13 में जाएगा। तो यहाँ टेबल्स एक्चुअल में पढ़ लिया है, जैसे आपका टेबल 4, 5, 9 और आपका 10, 11, ये तो हमको याद है कि ये आउटवर्ड सप्लाई है। 6, 7, 8, 12, 13 ये इनवर्ड सप्लाई रिलेटेड है। अब बात करते हैं 14। जब भी हम 10 में कोई भी टैक्स बढ़ाते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, या 11 में कोई भी टैक्स रिड्यूस करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पर आता है। डिस्क्रिप्शन में क्या देखेंगे कि कितना आपका इंटीग्रेटेड सेंट्रल स्टेट सेस इंटरेस्ट कितना पेबल है और कितना एक्चुअल में आपने पे किया है, वो डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है। टेबल 15 आपका डिमांड एंड रिफंड है जो ऑप्शनल है, नहीं देना आपको कंपल्सरीली, आपके लिए ऑप्शनल है। टेबल 16 जिसमें आपको सप्लाई कोई भी अगर कॉम्पोजिट डीलर या डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है तो वो आपको लिए ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। टेबल 17, 18 जिसमें आपका HSN वाइज समरी आता है आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई का, वो भी आपके लिए ऑप्शनल है। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। प्लीज कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम सॉल्व कर सके। जब भी आप GSTR 9 करें तो ये वीडियो जरूर देखें और अपने साथ एक पेपर रखें, प्रिंट आउट रखें टेबल्स का और आप अच्छे से फिल आउट कर सके। थैंक यू गाइस।